सब्जेक्ट का नाम है गृह विज्ञान, क्लास 10, सब्जेक्ट कोड 216। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि कम मेहनत में पास कैसे होना है। इस वीडियो में मिलेंगे आपको दोनों किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न और पास करने का तरीका। सबसे पहला गुरु मंत्र ये होने वाला है, जब आपके पास होम साइंस का क्वेश्चन पेपर आए तो आपको सिर्फ एक शब्द को पकड़ना है। क्वेश्चन के अंदर एक शब्द को पकड़िए और उसके ऊपर पूरी कहानी छाप दीजिए। होम साइंस हमेशा पॉइंट में लिखी जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्लास 10, सब्जेक्ट कोड 216 और सब्जेक्ट का नाम है गृह विज्ञान। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले प्रश्न है, गृह विज्ञान क्या है? तो गृह विज्ञान एक विषय है जो घर से संबंधित है, जिसमें यह सब पढ़ाया जाता है कि घर के अंदर वस्तुओं का, संसाधनों का रख रखाव कैसे करना है, अगर कोई हमारे घर रिश्तेदार आता है तो क्या करना है, घर के अंदर बिजली कैसे बचानी है, पानी कैसे बचाना है और घर के अंदर दुर्घटना होने से कैसे बचानी है, यह सब हम पढ़ते हैं गृह विज्ञान के अंदर। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गृह विज्ञान के बारे में कोई 3 भ्रम बताइए। देखिए, भ्रम का मतलब होता है गलतफहमियां। गृह विज्ञान के बारे में कुछ भ्रम हैं। भ्रम नंबर 1, गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियों का सब्जेक्ट है, लड़कों का सब्जेक्ट नहीं है। यह एक भ्रम है। भ्रम नंबर 2, गृह विज्ञान को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, इसे तो लड़कियां वैसे ही अपनी दादी और मामी से सीख सकती हैं। भ्रम जो तीसरा है वो यह है कि गृह विज्ञान पढ़ने के बाद रोजगार नहीं मिलता, यानी कि नौकरी नहीं मिलती। यह तीनों गृह विज्ञान के बारे में भ्रम है, यानी कि गलतफहमियां हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि गृह विज्ञान में रोजगार के क्या अवसर हैं। देखिए, रोजगार 2 तरह का होता है। एक तो होता है स्वरोजगार, यानी कि अपना काम, और एक होता है वेतन रोजगार, यानी कि ऐसा काम जिसके बदले हमको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। तो गृह विज्ञान पढ़ने के बाद स्वरोजगार के क्षेत्र में हम अपना पार्लर खोल सकते हैं, बुटीक खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, ढाबा खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं और घर पर टिफिन सर्विस की शुरुआत कर सकते हैं। अन्य कई सारे काम कर सकते हैं, जिससे गृह विज्ञान पढ़ने के बाद हम अपने घर पर ही अपना काम धंधा करके कमा सकते हैं। तो यह हो गया स्वरोजगार। दूसरी तरफ बात करते हैं वेतन रोजगार की। गृह विज्ञान विषय को पढ़ने के बाद आप गृह विज्ञान के अध्यापक बन सकते हैं, आप आंगनवाड़ी में जॉब कर सकते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं, आप किसी अच्छे होटल में जॉब कर सकते हैं, आप किसी अच्छी कंपनी में जाकर भी काम कर सकते हैं, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में जाकर भी काम कर सकते हैं और वेतन प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन को पकाने के लाभ। भोजन को क्यों पकाना चाहिए और इसके क्या लाभ है? देखिए, भोजन को पकाने से भोजन के अंदर जो भी कीटाणु, जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। भोजन के पकाने से भोजन में अच्छी खुशबू आती है। भोजन को पकाने से भोजन के अंदर विविधता आती है। खाने के बाद पचने में आसान हो जाता है, अर्थात पका हुआ भोजन बहुत ही आसानी से पच जाता है। अच्छी खुशबू आती है और कई तरह के व्यंजन बन सकते हैं। पकाने के बाद भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और पकाने के बाद भोजन के अंदर स्वाद, खुशबू, अच्छी रंग और अच्छी गंध, यानी कि खुशबू भी आ जाती है। इसलिए भोजन को पकाना चाहिए। अब बात करते हैं भोजन को पकाने की विधियां। भोजन को पकाने की कई सारी विधियां होती हैं, जिसमें प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नम ताप द्वारा, नम ताप विधि। नंबर 2, शुष्क ताप विधि। नंबर 3, तलकर पकाना। नंबर 4, सोलर कुकर में पकाना। नंबर 5, माइक्रोवेव ओवन में पकाना। नंबर 5, माइक्रोवेव ओवन में पकाना। अब मैं आपको बताता हूँ नम ताप विधि द्वारा। देखिए, नम ताप विधि में क्या करते हैं, जैसे कि आपने कोई बर्तन रख दिया और बर्तन के नीचे लगा दी आग। उदाहरण के लिए उबालना, आपने क्या करना है, आलू को उबाला, तो ये हो गई नम ताप विधि। धीमी धीमी आंच पर पकाना, भाप के द्वारा पकाना और प्रेशर कुकर में पकाना। अगर आप कुकर के अंदर खाना बना रहे हैं तो ये भी हो गई नम ताप विधि। दूसरी विधि है शुष्क ताप। शुष्क ताप यानी कि बेक करना, भूनना, आंच पर सेकना, जैसे कि बैंगन को भूनना। ये क्या है, शुष्क ताप, यानी कि आप सीधा
वस्तु को या खाने पीने की जो वस्तु है उसको, पदार्थ को सीधा संपर्क में लाते हैं। जैसे बैंगन को भूनना, आंच पर सेकना, जैसे कि लिट्टी चोखा बनते हैं तो वहां पे जो लिट्टी होती है उन्हें क्या करते हैं, शुष्क ताप विधि द्वारा हम सेकते हैं। अब बात करते हैं तलना। देखिए तलना दो तरह का होता है, एक तो कम तेल में तलना, एक होता है ज्यादा तेल में तलना। ज्यादा तेल में तलना यानी कि पूरी, जब पूरी बनती है तो आप ज्यादा तेल में तलते हो। कम ताप में तलना यानी कि ऑमलेट बनाना, जब आप ऑमलेट बनाते हो तो आप कम तेल में तलते हो। अगला जो विधि है वो है सोलर कुकर में। सोलर कुकर यानी कि जो सन की ऊर्जा से, यानी कि सूर्य की ऊर्जा से भोजन को पकाया जाता है, उसे बोलते हैं सोलर कुकर। और एक होता है माइक्रोवेव ओवन या अवन, उसमें पकाकर जो भोजन को पकाया जाता है। तो ये हो गई आपको भोजन के पकाने की 5 विधियां: नमताप, शुष्क ताप, तलना, माइक्रोवेव ओवन द्वारा और सोलर कुकर द्वारा। यह 5 विधियां होती हैं भोजन को पकाने की। नश्वरता के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं: गैर नाशवान, अर्धनाशवान और नाशवान। गैर नाशवान ऐसे पदार्थ होते हैं जो काफी लंबे समय तक प्रयोग किए जा सकते हैं और नष्ट नहीं होते, जैसे कि नमक, दाल और चीनी, जो आपके घर में आते हैं और काफी लंबे समय तक चलते हैं। उसके बाद होते हैं अर्धनाशवान। देखिए अर्धनाशवान क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो 15 से 20 दिन तक चल जाते हैं, जैसे कि प्याज और अदरक। तीसरे होते हैं नाशवान पदार्थ। नाशवान पदार्थ कौन से होते हैं, जो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं चलते, जैसे कि टमाटर और दूध। ये हमें 1-2 दिन के अंदर ही खत्म करने पड़ते हैं। तो नश्वरता अर्थात नष्ट होने के आधार पर 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं: नाशवान, अर्धनाशवान और गैर नाशवान। अब बात करते हैं खाद्य संरक्षण। देखिए संरक्षण का मतलब होता है लंबे समय तक सुरक्षित रखना। खाद्य संरक्षण की 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 हिमीकरण। हिमीकरण यानी कि ठंडा करना। जैसे कि हम दूध लेकर आए और हमने उसे फ्रिज में रख दिया तो वो 2-4 दिन तक सुरक्षित रहेगा, यह हो गया हिमीकरण। एक होता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण यानी कि बार बार गर्म करना और तापमान को बढ़ाना, यह होता है निर्जलीकरण। आपने देखा होगा जैसे कि आपकी माताजी अचार डालती हैं तो उस अचार को 10 से 15 दिन के बाद धूप दिखाती हैं और उसका मकसद होता है निर्जलीकरण। और तीसरा वाला जो होता है प्रतिरक्षकों का प्रयोग। प्रतिरक्षकों का प्रयोग मतलब जैसे कि अचार के अंदर हम ना सिरका डालते हैं, सिरका होता है ना जो सिरका, वो अचार के अंदर डालते हैं और वो इसलिए डालते हैं कि अचार नष्ट ना हो, खराब ना हो, इसलिए हम उसमें क्या डाल देते हैं, प्रतिरक्षक, यानी ऐसे पदार्थ जो उनकी रक्षा करता है। तो यह हो गया एक प्रतिरक्षक का उदाहरण। तो 3 प्रकार से हम खाने पीने की वस्तुओं का संरक्षण कर सकते हैं: हिमीकरण, निर्जलीकरण और प्रतिरक्षक विधि के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है रोग क्या होते हैं, रोग के प्रकार बताइए। देखिए रोग एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं करता, जिसमें शरीर कष्ट में होता है, जिसमें शरीर के साथ कोई ना कोई दुख या बीमारी होती है। इस अवस्था को हम बोलते हैं रोग। रोग 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं संक्रामक रोग और एक होते हैं गैर संक्रामक रोग। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो हमें एक दूसरे से फैलते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुखाम और कोरोना वायरस, जो एक दूसरे से फैलता है उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। एक होते हैं गैर संक्रामक रोग। गैर संक्रामक रोग होते हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलते, जैसे कि अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है और मैं आपके पास बैठता हूं तो वो दांत का दर्द मुझे नहीं हो सकता, यह हो गया गैर संक्रामक रोग। अगला प्रश्न है कि संक्रामक रोगों को फैलने के क्या कारण होते हैं और संक्रामक रोगों पर किस तरह नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए संक्रामक रोग जो फैलते हैं एक दूसरे के पास बैठने से, एक दूसरे का झूठा खाने से, एक दूसरे की छींक से, एक दूसरे के पास आने से और उनके वायु यानी कि जो सांसें होती हैं उसके द्वारा भी संक्रामक रोग फैलते हैं। अगर हमें संक्रामक रोगों को फैलने से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, बीमार व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और
मास्क का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि आपने कोविड के दौरान किया था। संक्रामक रोगों से बचने के सारे तरीके आपने कोविड में सीखे थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवन शैली रोग क्या होते हैं? देखिए, जीवन शैली रोग होते हैं जो आपकी गलत आदतों की वजह से होते हैं। जैसे कि आप बाजार गए और बाजार में जाके आपने कोल्ड ड्रिंक पी या चाउमीन खाई या किसी ऐसी दुकान से खाना खाया जो हाइजीनिक नहीं थी, जो काफ़ी गंदी थी, तो उसकी वजह से आपको एक बीमारी लग सकती है। यह होते हैं जीवन शैली रोग। ऐसे रोग जैसे कि आप बहुत देर तक मोबाइल चलाते हैं और उसके बाद आपकी आंखों में दर्द होता है, यह भी हो गया एक जीवन शैली रोग। आपने क्या किया, गंदी आदतें पाल रखी हैं, जैसे कि आपने हाथ नहीं धोए, आपने ब्रश नहीं किया, आप तरीके से फ्रेश नहीं हुए, तो इसकी वजह से जो बीमारी लगेंगी, आपकी गलत आदतों की वजह से, गलत व्यवहार की वजह से जो बीमारियां होती हैं, उन्हें बोलते हैं जीवन शैली रोग। अगर जीवन शैली रोगों से बचना है तो बार बार हाथ धोइए, बाहर का खाना मत खाइए, फास्ट फूड मत खाइए, साफ सुथरी जगह से ही खाना लीजिए। यह सब काम करेंगे तो आपको जीवन शैली रोग नहीं होंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भोजन के पकाने से पहले कौन कौन सी तैयारी और कौन कौन सी सावधानी करनी चाहिए? अब सुनिए, अगर आप भोजन पका रहे हैं तो सबसे पहले आपकी किचन साफ सुथरी होनी चाहिए। सब्जी को पकाने से पहले अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। किचन के अंदर एक ऐसा कपड़ा जरूर हो जिससे आप हाथ धो सकें। भोजन को पकाते समय भोजन को ढकना चाहिए। भोजन को पकाते समय वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। भोजन को पकाते समय उसमें मिर्च मसालों का जो प्रयोग करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। भोजन को प्रेशर कुकर में पकाना चाहिए और भोजन को धीमी आंच पर पकाना चाहिए। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप भोजन को पका रहे हैं, और पकाने के बाद भोजन को अच्छी तरह से ढक कर रखना चाहिए। तो ये बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, धुलाई और ड्राई क्लीनिंग में क्या अंतर होता है? देखिए, धुलाई तो घर के अंदर होती है और ड्राई क्लीनिंग दुकान पर जाके होती है। धुलाई के अंदर पानी का प्रयोग किया जाता है और ड्राई क्लीनिंग के अंदर केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग होती है शुष्क धुलाई, और घर के अंदर जो धुलाई होती है वो होती है गीली धुलाई। अगर हम कपड़ों को धोते हैं तो एक तो होती है ड्राई क्लीन और एक होती है गीली वाली धुलाई, यानी कि अपने घर के अंदर कपड़ों का धोना। ड्राई क्लीनिंग में केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, शुष्क रखा जाता है, कपड़ों को भिगोया नहीं जाता और केमिकल के माध्यम से उनकी साफ सफाई की जाती है और दुकान पर जाके की जाती है, और ड्राई क्लीनिंग होती है महंगी। दूसरी तरफ घर के अंदर जो कपड़े धोते हैं वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, उसके बारे में आप अच्छी तरीके से लिख दोगे। अगला प्रश्न है, धुलाई के चरण। देखिए, धुलाई के क्या चरण हैं, यानी कि वस्त्र यानी कि कपड़ों की धुलाई के क्या चरण हैं। अब बात करते हैं, आपके घर में भी कपड़े धोए जाते होंगे। तो सबसे पहले कपड़ों को छांटा जाता है, यानी कि रंगीन कपड़े, सफ़ेद कपड़े और काले कपड़े अलग किए जाते हैं धोने से पहले। काले कपड़ों के साथ सफ़ेद कपड़ों को नहीं धोया जाता, और ऐसे कपड़े जो रंग छोड़ सकते हैं उनको अलग से धोया जाता है। पहला काम किया जाता है वस्त्रों की छटाई, फिर वस्त्रों को भिगो दिया जाता है, उन्हें भिगो के सर्फ में रख दिया जाता है। सर्फ में रखने के बाद उनको 2-4 घंटे के बाद खंगाला जाता है, रगड़ा जाता है। हल्के हाथ से रगड़ना चाहिए या वॉशिंग मशीन में डाल देना चाहिए। जब कपड़े अच्छी तरह से साफ हो जाए तो उनको पानी में खंगाल कर उनको बाहर सुखाना चाहिए, उल्टा करके सुखाना चाहिए, यानी कि सीधी तरफ से कपड़ों को नहीं सुखाना चाहिए। कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए, और जब कपड़े घर के अंदर लाएं तो उन्हें संभाल कर तह लगा कर रखें। उसके बाद अच्छी तरीके से प्रेस करें। आयरन करने के बाद साफ सुथरे तरीके से हैंगर पर टांग देने चाहिए। तो ये होते हैं धुलाई के चरण। अगला प्रश्न है, धब्बा किसे कहते हैं और धब्बों को वस्त्रों से किस प्रकार छुड़ाया जाता है? धब्बा यानी कि गंदा निशान। जैसे कि मैं चाय पी रहा हूँ और चाय मेरे शर्ट पर गिर जाती है तो वहां पर एक धब्बा पड़ जाएगा। चाय का धब्बा हो सकता है, ग्रीस का धब्बा हो सकता है, रंग का धब्बा हो सकता है, कॉफी का भी धब्बा हो सकता है, सब्जी का भी धब्बा या दाग हो सकता है। धब्बा या दाग,
जैसे ही कोई वस्त्र पर कोई दाग लगता है, तुरंत की तुरंत उसे पानी से धो देना चाहिए, जिससे उस दाग और धब्बे का प्रभाव कम हो जाता है। धब्बा पड़ने के बाद उस कपड़े को हमें सर्फ में धोना चाहिए और उस स्थान को हल्का ही रगड़ना चाहिए। अगर हम ज़्यादा रगड़ेंगे तो वस्त्र के फटने का डर होता है। अगर धब्बा काफ़ी मजबूत है और छूट नहीं रहा है तो वहाँ पर फिर वैनिश का प्रयोग करें, जिससे वो धब्बा आसानी से छूट जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वस्त्र परिसज्जा क्या होती है? देखिए, वस्त्र यानी कि कपड़े, परिसज्जा यानी कि सजावट। कपड़ों को सुंदर और मजबूत बनाने के लिए जो भी तौर तरीके अपनाए जाते हैं उसको बोलते हैं वस्त्र परिसज्जा। जैसे कि लहंगे के अंदर गोटा लगाना, साड़ी के अंदर फॉल लगाना, और सूट लाए हैं आप सिलवाकर तो सूट के अंदर अस्तर का प्रयोग करना, यह सब वस्त्र परिसज्जा कहलाता है। कपड़ों को सुंदर, आकर्षक और मजबूत बनाने के लिए जो भी तौर तरीके हम अपना सकते हैं उसको कहते हैं वस्त्र परिसज्जा। अगला प्रश्न है, विरंजन क्या होता है? कपड़ों में से पीलेपन को निकालने के लिए कपड़ों को धोते समय हम जिस केमिकल का प्रयोग करते हैं उस केमिकल का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो कपड़ों के अंदर से पीलेपन को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करना और कपड़ों के पीलेपन को निकालना ही क्या कहलाता है? विरंजन। उम्मीद करता हूं आप विरंजन समझ गए होंगे। कपड़ों के पीलेपन को खत्म करना हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से। धोते समय हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करें और पीले कपड़ों का रंग दोबारा से सफेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मर्सीकरण क्या होता है? कपास से बने हुए कपड़ों को सुंदर, चमकदार और मजबूत बनाने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। कपड़ों को, कौन से कपड़े? जो कपास के बने हुए कपड़े होते हैं उनको सुंदर, मजबूत बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं और इसको बोलते हैं मर्सीकरण। मर्सीकरण। अगला प्रश्न है, रंजक किसे कहते हैं? रंजक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, रंजक, रंजक, रंजक यानी कि रंगने वाले पदार्थ। अगर हम किसी कपड़े को रंगना चाहते हैं तो दो तरह के रंजक होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, जैसे कि हल्दी। हल्दी का प्रयोग हम कर सकते हैं प्राकृतिक रंजक के रूप में। दूसरे होते हैं कृत्रिम, यानी कि केमिकल्स। केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं हम कपड़ों को रंगने में। तो रंजक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कपड़ों को रंगने में काम आते हैं, रंग लगाने में काम आते हैं, कपड़ों पर रंग चढ़ाने के काम आते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जैसे कि हल्दी और कृत्रिम जैसे कि केमिकल वाले कलर। तो ये होते हैं रंजक। अब बात करते हैं टाई और डाई का क्या अर्थ है। देखिए, टाई और डाई, टाई का मतलब बांधना और डाई का मतलब रंगना। राजस्थान के अंदर विशेष तौर से टाई और डाई किया जाता है, यानी कि अगर हम किसी कपड़े को रंगना चाहते हैं तो पहले कपड़े को हम बांधेंगे, फिर उसे रंग में डुबोएंगे और जहां तक कपड़ा बंधा हुआ होगा वहां तक कपड़े पर रंग चढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं टाई और डाई। एक मिनट, मैं आपको अभी उदाहरण से समझाता हूँ। अब मैं आपको टाई और डाई समझाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक सफेद रंग का रूमाल है। मैंने इस पर रंग लगाना है, रंग चढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे धागे के माध्यम से बांध दूंगा और इसको रंग में डुबो दूंगा। रंग क्या करेगा, धीरे धीरे इस कपड़े पर चढ़ना शुरू करेगा और जहां तक धागा बंधा हुआ है वहां तक रंग चढ़ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम टाई और डाई कहते हैं। परिवार क्या होता है? परिवार ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक दूसरे के साथ सुख दुख में काम आते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं और जिनका खून का संबंध होता है। जैसे कि आपके माता पिता और भाई बहन आपका परिवार है। अगला प्रश्न है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, परिवार दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, उनके बच्चे, माता पिता और भाई बहन, यानी कि बहुत सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे परिवार को बोलते हैं
संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार अधिकतर गांवों में होता है। संयुक्त परिवार काफी बड़ा होता है। संयुक्त परिवार में जो बच्चे पलते हैं उन पर परिवार के सभी सदस्यों की निगाह रहती है। संयुक्त परिवार के अंदर होली, दिवाली त्योहार को मनाने में बहुत मजा आता है। संयुक्त परिवार में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा जो परिवार होता है वो होता है एकल परिवार। एकल परिवार अधिकतर शहरों में होते हैं, जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं। छोटा परिवार होता है एकल परिवार। एकल परिवार अधिकतर शहरों में होता है और इसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं। एकल परिवार छोटा होता है। एकल परिवार में बच्चों का उतना अधिक ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि आजकल अधिकतर माता पिता नौकरी करते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, संयुक्त परिवार एकल परिवार की तुलना में काफी अधिक अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, परिवार के कार्य बताइए। परिवार हमारे लिए क्या करता है? सबसे पहला काम है लालन और पालन का। परिवार मनुष्य का लालन पालन पोषण करता है। परिवार मनुष्य की, बच्चे की, बालक की सुरक्षा करता है, भोजन की व्यवस्था करवाता है, शिक्षा की व्यवस्था करवाता है, शारीरिक विकास कराता है, नैतिकता, ईमानदारी, वफादारी जैसी बातें समझाता है, शादी विवाह करवाता है, शादी विवाह के बाद उनके बच्चों को भी संभालता है, और यहाँ तक कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम क्रिया कर्म कांड भी परिवार ही करता है। तो ये हैं परिवार के कार्य। अगला प्रश्न है, घर किसे कहते हैं और घर के क्या कार्य हैं? देखिए, घर ऐसी चार दीवारी होती हैं जिसके अंदर कोई भी मनुष्य अपने परिवार के साथ रहता है। आपका भी कोई घर होगा और मेरा भी कोई घर है। चार दीवारी, एक छत और परिवार, यही होता है घर। घर के निम्नलिखित कार्य हैं। घर हमारी सुरक्षा करता है, घर हमारी पहचान होता है, घर हमारा सम्मान होता है, घर के अंदर हम शादी विवाह करते हैं, घर के अंदर हम त्योहार मनाते हैं, घर हमारी समाज में एक इज्जत भी तय करवाता है। जितना बड़ा, जितना अच्छा घर होगा उतना ही समाज में आपकी हैसियत बढ़ जाती है। हर एक इंसान अच्छे से अच्छे घर में रहना चाहता है और अपने घर को सुंदर, बड़ा और मजबूत बनाना चाहता है। घर चोरी से हमारी रक्षा करता है। घर के अंदर हम बारिश, तूफान और आंधी से भी सुरक्षित रहते हैं। तो घर के यह निम्नलिखित कार्य हैं। अगला प्रश्न है, घर के लिए स्थान खरीदते समय कौन कौन सी सावधानी बरतेंगे? यानी कि आपको घर के लिए क्या करना है? जमीन खरीदनी है, घर खरीदना है, तो आप कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे? नंबर एक, घर एक साफ सुथरी जगह पर होना चाहिए। घर खरीदने से पहले वहां जाकर जरूर देखें कि अड़ोसी पड़ोसी किस प्रकार हैं। घर हमेशा चौड़ी गली में ही लेना चाहिए। घर के कागज पूरी तरीके से चेक होने चाहिए। घर को सुरक्षा चाहिए होती है, तो ऐसी जगह पर घर ना खरीदें जहां पर चोरी का डर हो। घर खरीदते समय ये भी ध्यान रखें कि घर के अंदर बदबू या सीलन जैसी समस्या पहले से न हो। अगला प्रश्न है, घर के अंदर संवातन क्या होता है? देखिए, संवातन को बोलते हैं वेंटिलेशन। जैसा कि हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पर लोगों के छोटे छोटे घर हैं। किसी घर में धूप नहीं आती, किसी घर में हवा नहीं आती, तो यही समस्या होती है। तो संवातन का अर्थ होता है घर के अंदर हवा और धूप का पूरा इंतजाम। अगर घर के अंदर संवातन अर्थात वेंटिलेशन होगा तो घर के अंदर बीमारियां नहीं रहेंगी, सीलन नहीं रहेगी, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, हवा साफ सुथरी रहेगी और बीमारियां घर से दूर रहेंगी। तो घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन अर्थात संवातन होना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समय का नियोजन अर्थात समय का प्रबंध। देखिए, समय जैसा कि हम जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर एक इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में। लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं उस 24 घंटे का सदुपयोग करते हैं, बहुत नाम कमाते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। तो समय प्रबंधन का अर्थ होता है अपने समय का सही उपयोग। समय का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है? हर दिन सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाएं, कौन सा काम आपको कब करना है। जो आपका जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य है उसे सबसे पहले करें।
और ऐसे कार्य जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको सबसे बाद में करें। समय नियोजन करते समय इस बात का ध्यान रखें, अगर हो सके तो एक साथ 2 या 2 से अधिक कार्यों को करें। जैसे कि आप अगर बाजार जा रहे हैं और सब्जी लेने जा रहे हैं तो अपने घर का बिजली का बिल भी जमा करा के आ जाएं और उधर से कोई भी ऐसा सामान खरीद कर ले जाए जो घर पर मंगाया गया हो। तो इससे क्या होगा, एक बार में ही आपने 3 कामों का निपटारा कर लिया। यह हो गया समय नियोजन। समय नियोजन करते समय यह जरूर याद रखें कि किसी भी काम को आखिरी तारीख के भरोसे ना छोड़ें। अगर आपको लगता है कि भाई 30 तारीख को हमें ये फॉर्म जमा करना है तो भैया 25 तारीख तक उस फॉर्म को भर लो और जमा कर दो, क्योंकि आखिरी समय पर काम करने वाले लोग हमेशा पछताते हैं। तो समय नियोजन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी काम महत्वपूर्ण है उसे सबसे पहले कर लो, जो महत्वपूर्ण नहीं है उसे बाद में कर लो। एक साथ 2 या 3 काम करो और आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल भी मत करो। अब बात करते हैं गर्भवती महिला का भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। गर्भवती अर्थात प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती महिला का जो भोजन होना चाहिए वह काफ़ी प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम से भरा होना चाहिए। गर्भवती महिला को कभी भी एक साथ ठूस ठूस कर नहीं खिलाना चाहिए, उसे समय समय पर कम कम मात्रा में खिलाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई महिला है, आप उसे पराठे खिला रहे हो तो आप एक साथ उसे 5 पराठे मत खिलाओ, आप उसे 3 बार में 2-2 करके पराठे खिलाओ। यह बहुत अच्छा तरीका है। गर्भवती महिला को नशा, शराब, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जी उसके भोजन में होनी चाहिए। दूध, दही बराबर मात्रा में होने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स, मेवा यह भी बहुत अधिक मात्रा में होने चाहिए। इस प्रकार गर्भवती महिला का भोजन ऐसा ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला के भ्रूण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। देखिए, भ्रूण का मतलब है पेट में होने वाला बच्चा। गर्भवती महिला का जो भ्रूण है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। नंबर 1, तनाव। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी तनाव में है तो इसका असर बच्चे पर पड़ेगा। नंबर 2, नशा। अगर कोई गर्भवती महिला नशा करती है तो इसका असर भी उसके पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ेगा। योगा। अगर कोई महिला योगा करती है तो इसका अच्छा असर पड़ेगा। और माँ के द्वारा खाया जाने वाला भोजन, अगर कोई गर्भवती महिला अच्छा भोजन कर रही है तो उसका असर, उसका फायदा भी पेट में पल रहे बच्चे को होगा, जिसको हम बोलते हैं भ्रूण। माँ की आयु। अगर कोई कच्ची उम्र में औरत बन रही है तो इसकी समस्या हो सकती है उस भ्रूण को जो उसके पेट में पल रहा है। तो उम्र भी, माँ की जो उम्र होती है वह भी मायने रखती है। अगर माँ को कोई बीमारी है तो उसका असर भी उसके पेट में पल रहे बच्चे अर्थात भ्रूण पर पड़ेगा। माँ के द्वारा दवाइयों का सेवन, अगर कोई औरत बहुत अधिक दवाइयाँ खा रही है तो इसका असर भी उसके पेट में पल रहे बच्चे पर अर्थात भ्रूण पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, घर के अंदर बुजुर्गों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए। घर के अंदर बुजुर्ग यानी कि दादा दादी हर जगह होते हैं, तो घर के अंदर बुजुर्गों की देखभाल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जो बुजुर्ग होते हैं उनके आसपास तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम नहीं बजाना चाहिए। घर के अंदर बुजुर्गों की दवा, घड़ी और छड़ी का विशेष इंतजाम करना चाहिए। घर के अंदर बुजुर्गों के सामने छोटे बच्चों के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। समय समय पर बुजुर्गों को बाहर भी घुमाकर लेके आना चाहिए। जब भी कोई त्योहार आता है तो हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए और हो सके तो दिन में 5 से 10, 15, 20 मिनट जितना भी समय है बुजुर्गों के साथ गुजारना चाहिए। बुजुर्गों को कभी भी अकेले कमरे में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग हमेशा बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। अगर वो बच्चों के साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। तो घर में बुजुर्गों की देखभाल करते समय आपको यह सभी सावधानी बरतनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था क्या होती है।
11 से 17 साल तक की उम्र को हम किशोर अवस्था कहते हैं। अगर कोई बच्चा 11 साल से लेकर 17 साल की उम्र के बीच में है तो इसको हम किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर लोगों की क्या समस्याएं होती हैं? किशोर लोगों को, किशोर बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। किशोर जो होते हैं अपने घर में वही वस्तु देखना चाहते हैं जो उनके साथियों पर होती है। किशोर लोग सोशल मीडिया और मीडिया से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। किशोर लोगों को ऐसा लगता है कि माता पिता उनके बारे में गलत सोचते हैं। किशोर लोगों से जब भी कुछ कहा जाए तो बहुत जल्दी अपना पेशेंस खो देते हैं, अर्थात धैर्य खो देते हैं। किशोर जो होते हैं हमेशा अपने साथियों से कुछ ना कुछ अधिक चाहते हैं। अगर उनके साथी के पास एक अच्छा फ़ोन है तो किशोर भी चाहेगा कि उसको अधिक अच्छा फ़ोन मिल जाए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवन में नैतिकता क्या होती है? देखिए, नैतिकता का मतलब होता है ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई, महिलाओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, समय का पालन। ये सभी नैतिकताएं होती हैं। अब हम बात करते हैं कार्यस्थल पर कौन कौन सी नैतिकता होनी चाहिए। कार्यस्थल यानी कि ऑफिस, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर आप काम करते हैं, वहां पर आपके अंदर कौन कौन सी नैतिकताएं होनी चाहिए। नंबर एक, आप कार्यस्थल पर समय से पहुंचे, कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें, कार्यस्थल पर ईमानदारी दिखाएं, मालिक के साथ वफादारी दिखाएं और अपने साथ में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन पर कभी भी झूठे आरोप न लगाएं और उनसे कभी ना लड़ें, कभी ना झगड़ें। मालिक की चापलूसी ना करें, मालिक को वही सलाह दें जो सही है। तो कार्यस्थल पर आपको यह सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, जरूरत से ज्यादा फोन ना चलाएं, झूठे बहाने लेकर छुट्टी ना लें। यह सभी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। यह सभी नीतियां हैं और यह सभी अच्छी आदतें हैं जो हमें कार्यस्थल पर अपने व्यवहार में लानी चाहिए। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बाजार जाता है और बाजार से कोई भी सामान खरीद कर लाता है। अगर मैं बाजार जा रहा हूं और चीनी खरीद के लेके आता हूं तो मैं चीनी का उपभोक्ता हूं। बाजार में उपभोक्ता के साथ कई तरह की धोखाधड़ी हो सकती है, तो उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून लेकर आई है। इसको बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, चयन का अधिकार, बिल प्राप्त करने का अधिकार। ये सभी अधिकार एक उपभोक्ता को दिए गए हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। अब बात करते हैं उपभोक्ता शिक्षा। देखिए, उपभोक्ता शिक्षा मतलब जब कोई उपभोक्ता है और वह यह जानना चाहता है जो भी वस्तु वह प्रयोग कर रहा है वो कब बनी है, किसने बनाई है, कैसे बनाई है और इसमें क्या क्या शामिल है और इसका प्रयोग कैसे कैसे करना है, तो यह बात जानने का उसको अधिकार है। तो इसको बोलते हैं उपभोक्ता शिक्षा। उपभोक्ता को शिक्षा कौन देगा? सरकार, दुकानदार और वह कंपनी जो यह सामान बेच रही है उपभोक्ता को यह शिक्षा देंगी कि भैया जो वस्तु आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें यह शामिल किया गया है और इसे तब बनाया गया था और इसका प्रयोग आपको इस प्रकार करना है। इसको बोलते हैं उपभोक्ता शिक्षा। उपभोक्ता को बाजार में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? नंबर एक, चलती फिरती दुकानों से सामान नहीं खरीदना चाहिए। नंबर दो, जहां से भी सामान खरीदे तो बिल जरूर ले, बिल जरूर लेना है आपको उपभोक्ता के रूप में। नंबर तीन, एमआरपी जरूर देखें और एक्सपायरिंग डेट जरूर चेक करें। इन सब बातों का एक उपभोक्ता को ध्यान रखना चाहिए जब भी वो बाजार में सामान खरीदने जा रहा है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किशोर अवस्था के दौरान हमारे शरीर में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं? जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, किशोर अवस्था अर्थात 11 से 17 साल की अवस्था में आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लड़कों की। कंधों का चौड़ा हो जाना, आवाज में भारीपन आना, चेहरे के बाल और दाढ़ी मूंछों का आ जाना, मांसपेशियों में विकास होना यानी कि मसल्स भी फूल जाती हैं। अब बात करते हैं लड़कियों की। शरीर में घुमाव नजर आना, स्तनों का विकसित होना, नितंबों का बड़ा होना, प्रथम रोज धर्म होना। यह
परिवर्तन होते हैं लड़कियों में किशोर अवस्था के दौरान। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मानक चिन्ह क्या होते हैं और मानक चिन्हों का क्या उपयोग है। देखिए, जब हम बाजार जाते हैं एक उपभोक्ता के रूप में कोई वस्तु खरीदते हैं तो हर एक वस्तु के ऊपर कोई ना कोई चिन्ह होता है जो यह बताता है कि यह वस्तु शुद्ध है। जैसे कि हम कोई बिजली का सामान खरीदते हैं तो उस पर ISI का मार्क होता है। हमें वही बिजली का सामान खरीदना चाहिए, इलेक्ट्रिक का सामान खरीदना चाहिए जिस पर ISI का मार्क होता है। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, MCQ में भी बहुत तरीके से पूछा जाएगा। FPO, खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर FPO का साइन होता है। कृषि तथा पशु संबंधी उत्पाद जैसे मसाले, आटा, अनाज, इनके ऊपर होता है एग मार्क। वुल मार्क, ऊन तथा ऊनी कपड़ों के ऊपर, जो अच्छे ऊनी कपड़े होंगे उस पर हर एक पर एक वुल मार्क जरूर होगा। सोना, चांदी के ऊपर जो भी होगा वो होता है हॉलमार्क, स्पेशली गोल्ड के ऊपर मिलेगा आपको हॉलमार्क। और इको मार्क, ऐसी वस्तुएं जो रिसाइकल हो जाती हैं, जो रीयूज हो जाती हैं, उन पर होता है इको मार्क। याद रखिए, ये सारे के सारे मानक चिन्ह हैं, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, MCQ में भी आ सकता है मानक चिन्ह क्या होते हैं और उनके क्या लाभ है। अगर वस्तु पर कोई मानक चिन्ह होगा तो ये पता चलता है यह वस्तु काफी शुद्ध है और सरकार द्वारा जांची परखी गई है। जैसे कि बिजली का सामान लेते समय आपको ISI चेक करना होगा, खाने पीने की वस्तुओं पर FPO होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को जच्चा और बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीके लगवाए जाते हैं, जिसको नाम दिया गया है राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम। सबसे पहले बात करते हैं BCG। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है उसको BCG का टीका लगता है। उसके बाद पोलियो ड्रॉप, जन्म पर 6 सप्ताह बाद, 10 सप्ताह बाद और 14 सप्ताह बाद पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। फिर होता है हेपेटाइटिस B, जो लगता है 6 सप्ताह बाद या 10 सप्ताह बाद या 14 सप्ताह बाद। उसके बाद गलघोटू, जो 9 से 12 महीने के बच्चे को लगता है। उसके बाद बूस्टर की खुराक पिलाई जाती है, जिसमें DPT प्लस पोलियो ड्रॉप 16 से 24 महीने के बच्चे को लगाई जाती है। उसके बाद DT 5 वर्ष के बच्चे को। फिर टिटनेस, 10 वर्ष पर टिटनेस का टीका लगता है। विटामिन A 9 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने और 36 महीने पर विटामिन A। टिटनेस का टॉक्साइड अर्थात पहली खुराक गर्भावस्था के दौरान यथाशीघ्र, यानी कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तभी उसको टिटनेस की पहली खुराक दी जाती है। टिटनेस की दूसरी खुराक पहली खुराक के 1 महीने के बाद, बूस्टर 3 वर्षों के भीतर। इस तरह यह भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला मुख्य टीकाकरण कार्यक्रम है और मुफ्त है, जो सरकारी अस्पतालों में मिलता है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने होम साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर कवर कर दिए हैं बुक 2 यानी कि किताब दूसरी के। अगली जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, लिस्ट A और लिस्ट B लेके आऊंगा। तब तक आप ये वाली वीडियो देखिएगा।